बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं बहावलपुर में और जिस तरह से जानते हैं आपके बहावलपुर का टूर रहा हमारा, मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ हम मिलते रहे, लोगों के हालात जानते रहे। नवाबी लग्जरी स्टाइल, जिस तरह से यहाँ का एक फ़ेमस स्टाइल, फ़ेमस पर्सनैलिटी, नवाबी दौर, एक ऐसा दौर गुज़रा, इस सारी चीज़ों से हमने आपको मुतारफ़ करवाया। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ओवरसीज़ हैं, मिडल ईस्ट के एक बहुत ही कामयाब तरीन मुल्क कतर में रहने वाले हैं। और अगर हम उनके काम की या वर्क की बात करें तो 26 ईयर्स उन्होंने कतर में गुजारे हैं और वहाँ से बिज़नेस में कामयाबी के बाद अपने पाकिस्तान, अपने बहावलपुर में उन्होंने बिज़नेस का आगाज़ किया और कतर बैंक्वेट हॉल के साथ होटल भी दिया, जिसमें रेजिडेंस की भी सहूलत मौजूद है, खाने की भी। अगर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी मीटिंग हो या कोई किसी किस्म का भी अगर कन्वेंशन हो तो बड़े इजीली इस बैंक्वेट हॉल के अंदर मैरिज सेरेमनी हो, मीटिंग्स हों तो इसमें कंडक्ट की जा सकती हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मोहम्मद रमज़ान बाबर उनका नाम है, ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत है उनकी, बहावलपुर के लिए उन्होंने बड़ी तगोदो की। माइग्रेटेड फैमिली से उनका तल्लक है, लेकिन माइग्रेटेड होने के बाद उन्होंने अपनी किस्मत का सितारा खुद लिखा। अपने आप को इस तरह से उन्होंने इस माशरे में रिप्रेजेंट किया कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। मुल्क हो, आइए उनसे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है जी जी, पाकिस्तान में भी और कतर में भी। जी जी, माशाल्लाह। तो मैं कोई 26 साल से पाकिस्तान से कतर में गया था, 26 साल पहले, 1997 में। तो वहाँ पर मैं बेसिकली जॉब करता हूँ। कतर की एक बहुत अच्छी कंपनी है कतर गैस के नाम से, जी जी, जो हम पाकिस्तान को LNG भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। वो हमारे प्लांट से ही आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा प्राउड मतलब महसूस करते हैं जब हम वहाँ से हमें पता चलता है कि ये शिप पाकिस्तान जा रहा है। जी जी, तो जो गैस की कमी है, बाकी ज़रूरियात हैं, वो हमारी पूरे पाकिस्तान में फैमिली की पूरी होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है माशाल्लाह जी। आपने किस तरह से सर प्लान किया कि आप कतर जाएं और वहाँ एक अच्छी कंपनी में जॉब करें? क्या बहावलपुर में ऐसे आपको मौके नहीं थे? बेसिकली हम रहने वाले सादकाबाद के। वहाँ हम पहले जलंधर से इंडिया से माइग्रेट हुए, बाद में सादकाबाद से अभी हम बहावलपुर में हैं। तो जब मैं कतर गया था तो हम उस वक्त बहावलपुर में सादकाबाद में रहते थे। सादकाबाद में FFC में जॉब करता था। वहाँ का एक प्रोसीजर है, वहाँ से लोग एडवर्टाइज देते हैं, अप्लाई करें, टेस्ट इंटरव्यू होते हैं, उसके थ्रू आपकी अगर किस्मत का सितारा चमक गया और आपकी लकी ड्रा आपका निकल गया तो आप वहाँ चले जाएंगे। क्योंकि मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ से नहीं गया था, वहाँ जॉब कर रहा हूँ, जॉब के हवाले से गया था। और अभी भी मैं एम्प्लॉई हुए कतर में ना, तो मैं अभी भी वहाँ जॉब कर रहा हूँ। सर, ओवरसीज़ होने के नाते अपने मुल्क को आप कैसे देखते हैं? कि आप कतर में रहकर पाकिस्तान की, बहावलपुर की, आवाम की, सबकी याद आती है? मैं कहता हूँ जी कि जितना वहाँ रह के अपने बहन भाइयों का या पाकिस्तान का जो दर्द फील होता है ना, वो जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पर सारा यूज टू हो जाता है, कुछ भी फील नहीं होता। वहाँ पर लोग अपनी फैमिली के लिए रोते हैं, इसका सोचते हैं, इसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये अपने फैमिली के हालात कैसे सुधारने हैं। पाकिस्तान में यहाँ किसी को थोड़ी सी तकलीफ़ हो ना, फैमिली में थोड़ा सा किसी को कांटा भी चुभे तो वहाँ लोग रातों नहीं सोते। उनको एक ही कोशिश होती है कि किसी तरीके से मेरी जो फैमिली की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए। उनको वहाँ अपने पैसे भेजने पड़े, किसी से उधार लेके भेजने पड़े, वो हर वक्त उनके ज़हन में दो चीज़ें होती हैं, एक फैमिली, एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत परेशान है। जो पिछले चंद सालों से हमारे मुल्क के हालात हैं, जो मतलब गवर्नमेंट हमारी कोई स्टेबल नहीं हो रही, हमारे मतलब लोन मुल्क के बढ़ रहे हैं, हमारे जो स्पेशली इसमें अगर हम कहेंगे जो हमारा रुपया डीवैल्यू हो रहा है ना, इसकी वजह से पूरे ओवरसीज जो पाकिस्तानी जो दुनिया में रहते हैं ना, वो सारे परेशान हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि कोई तरीका मतलब ढूंढ के इस जो डीवैल्यूएशन है ना, इसको किसी तरीके से स्टॉप करें। मतलब उसके लिए हम बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें मतलब आप कह लें कि मलेशिया है, जी जी,
हमारा इंडोनेशिया है, जी जी। हमारे और बहुत सारे मुल्क हैं, हम जहाँ से फ़िलिपाइन है, हमें वहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी ना किसी जगह से हम वो हमारी ज़बान में इसको कहते हैं लेसन लर्न, वहाँ से कोई लेसन लर्न करके हम यहाँ उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें ताकि पाकिस्तान के ना जो हालात हैं वो ठीक हो जाएं। बिल्कुल सही सर। पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है और मिडिल ईस्ट में मेजॉरिटी इस्लामी ममालिक की है, बल्कि हैं ही इस्लामी ममालिक। कतर भी एक इस्लामी मुल्क है। क्या आपको डिफरेंस कतर में और पाकिस्तान में नज़र आता है? देखें जी, कतर जो है वो एक बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लिविंग विद फैमिली। कतर इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लिविंग विद फैमिली। वहाँ पर क्राइम ज़ीरो है, वहाँ पर आप पूरी रात सफ़र करते रहें, दिन करते रहें, आपको अल्लाह के बाद आपको कहीं गाड़ी भी ख़राब हो जाए तो आपको 2 मिनट में वहाँ आपको पुलिस तो मिल जाएगी। वहाँ कोई आपको कोई ना चोरी है, वहाँ पर ना कोई क्राइम है। मतलब आप अपनी मतलब कतर वो मुल्क है कि जहाँ पर हम अपनी फैमिली को छोड़ के 2-2 महीने पाकिस्तान में आ जाते हैं। मतलब हमारे दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया कि हमारे बच्चे वहाँ अकेले हैं। इतना सेफ मुल्क है, इतने वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन है, और पुलिस वहाँ की या जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, आप यकीन करें उनके पास कभी मैंने स्टिक भी नहीं देखी। मगर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इतना स्टिक है कि अगर रोड पे चलते हुए कहीं वो कैमरे ने कैच कर लिया ओवर स्पीड, तो वो किसी को भी शायद माफ़ नहीं है, पे करना पड़ेगा उसका। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आपने पाकिस्तान में बहावलपुर में आपने बिज़नेस बनाया और कतर होटल जी कतर होटल और बैंक्वेट हॉल के नाम से आपने ये बिज़नेस बनाया, जिससे यहाँ की आवाम मुस्तफ़ीद हो रही है और बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिला इसमें जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। कैसा लगता है, कैसा फीडबैक मिला आपको पाकिस्तान से? देखें जी, मेरी मतलब मैं शायद वो मुझे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो ये जो हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं आप अगेंस्ट द पाकिस्तान काम कर रहे हैं। मैं उनको पूछता हूँ कैसे कर रहे हैं? कहते हैं दुनिया भाग रही है यूरोप की तरफ और आप पाकिस्तान की तरफ वापस जा रहे हैं। मैंने वहाँ से जो कमाया वो मैंने पूरा पाकिस्तान में स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट किया। जिस होटल में हम बैठे हैं, कतर बैंक्वेट हॉल एंड होटल, इसमें ज़ीरो पार्टनरशिप है किसी की, ज़ीरो लोन है गवर्नमेंट का या कहीं का भी। हम मतलब वो क्या कह लें कि डेबिट फ्री हैं इस वक्त। मैंने किसी का कोई पैसा नहीं देना। ये जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, इसके पीछे 2 ही चीज़ें हैं, एक मेहनत और दूसरा जो बिज़नेस हम करते हैं ना वो हम एज़ पर पाकिस्तान लॉ करते हैं। जो सिक्योरिटी एजेंसी सारी यहाँ पर सारे आते हैं, चेक करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम जो मतलब कोई भी हम वो क्या कह लें कि जो होता है ना एक इलीगल काम हम नहीं करते। मेरा एक ही चीज़ है कि मैंने ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं किया, ना मैंने करने देना है। तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरे लेवल के हिसाब से हम बड़े सक्सेसफुल हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में। मतलब ये जो बिज़नेस है हमारा ये बहुत अच्छा है। और एक जो इसमें चीज़ है ना कि हम ये पैसे के लिए इतना पैसे के पीछे नहीं बिज़नेस करते, हम लोगों को ना थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं। बहुत अच्छा फैसिलिटेट। आप पूरे बहावलपुर में होटल के रेट देख लें, मैरिज हॉल के रेट देख लें, आप दोनों को कंपेयर कर लें, फैसिलिटी कंपेयर कर लें, तो आपको इसका ना बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग शायद 2000 में 1 डिश करते हैं, हम शायद वो 1200 में कर देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बरकत बहुत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक मैं मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट किया, जापान में भी आपको जाने का इत्फाक हुआ, यूके जाने का इत्फाक हुआ, आपके बेटा माशाल्लाह यूके में है। किस तरह का आपने कंपैरिजन देखा अपने मुल्क में और पाकिस्तान में? कितनी अभी हम किस हद तक आपको लगता है कि हम बहुत पीछे हैं या कितनी हद तक पीछे हैं? मुझे जो लगता है कि अगर हम गल्फ़ को देखें तो शायद मतलब जो गल्फ़ का जीडीपी या गल्फ़ का जो लिविंग स्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। हम इसको चूँकि उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा है ऑयल का और गैस का, इनको हम इतना डिस्कस मतलब बड़ा अच्छा माहौल है। मगर अगर मेरा बेटा यूके में 4 साल में है, मेरा एक ही एम था ज़िंदगी में कि मैंने अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। बहुत अच्छा। और मैंने किसी की गवर्नमेंट की मैंने कभी किसी को बताया नहीं। आज आपके साथ बात हो रही है, आपका बहुत शुक्रिया। आप बहावलपुर में आए हैं तो आपसे एक डिस्कस हो रहा है। जी जी। मेरे बेटे ने मिडिल ईस्ट से टॉप किया था और
ए लेवल में बिजनेस में, माशाल्लाह। और मैंने किसी को आज तक नहीं बताया वो, मतलब मैंने किसी से उसका जिक्र नहीं किया। माशाल्लाह। तो मेरा एक ही मतलब ख्याल था कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, अपने पैसों से पढ़ाना है, मैंने गवर्नमेंट या किसी और के पैसे से ना मतलब नहीं, और उनको स्टैंडर्ड की एजुकेशन देनी है। तो माशाल्लाह मेरा एक बेटा एक बेटी है। बेटी ने एक यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन है फ्रॉम स्कॉटलैंड, उसका कैंपस कतर में है, वहाँ से डिग्री किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, अभी वो मास्टर कर रही है MBA में। और बेटा मेरा, उसने खुद एक सब्जेक्ट है बहुत मुश्किल है, जो कि शायद हमारे पाकिस्तान को भी बड़ी उसकी ज़रूरत है, इकनॉमिक्स। जी बिल्कुल। उसने वो सिलेक्ट किया था खुद, हालांकि बहुत मुश्किल है, वो डॉक्टर से भी ज़्यादा मुश्किल ऐसे ही है सर, मैथ से भी ज़्यादा मुश्किल। तो उसमें है ही मैथ सारा। जी तो अभी उसने जी अभी उसने फाइनेंस में मास्टर किया है। जी। तो मैं उसको एक बात कहता हूँ कि तुम्हें मैंने पाकिस्तान में सेट करना है, तो वो अभी तक वो डरता है। पाकिस्तान के हालात, हमें मेरी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, इसको ये मेंटेन करें, ओवरसीज़ को ये चांस दें। बिल्कुल सही। हम दुनिया के पीछे जितना मर्जी भागते रहें, कर्ज लेते रहें, हमारी कभी भी हम मुल्क डेवलप नहीं कर सकते। पाकिस्तान को जिस तरह भी डेवलप करना है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तान ने करना है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त वो लोग हैं, मैं अपनी नहीं बात करता, मेरे अलावा जिन्होंने मतलब ये रोशन डिजिटल अकाउंट शायद एक बना था, जी। जिन लोगों ने 40 रियाल इधर भेजा था ना, वो अभी 80 रुपये पे करके उन्होंने वापस निकाल लिया है। ऐसे ही है। मतलब इतने लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से आने से, मैंने अभी भी मतलब पिछले दिनों में पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट की है माशाल्लाह। तो एक मैं नहीं डरता, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। क्या बात है। मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मतलब मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी जो बात करे मैं सुन नहीं सकता। और हमारे जो दो शख्सियत मतलब कि क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा का इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जी बिल्कुल, मैं उनका ना मतलब आप क्या कह लें कि एक दाई हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ दोनों को। उसकी मतलब लंबी स्टोरी है, क्यों करते हैं हम उनको, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन, ईमानदारी, बेशक हमें हमारे इस वक्त मुल्क में ना मतलब अगर हम कतर में देखें जी। तो कतर में ना लड़ाई जो है ना, इवन बिटवीन फैमिली, बिटवीन पर्सन टू पर्सन या ज़ीरो है। वहाँ कोई दूसरे के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। नहीं तो तीसरे की बंदे की या उनकी गवर्नमेंट ऐसी है या वो किसी तीसरे बंदे को वो क्या पाकिस्तान में कहते हैं सालस बना के या मीडिएशन करके ना वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लड़ते नहीं हैं वो। तो मैं अपने पूरे पाकिस्तान के जो बहन भाई हैं इधर मैं देखता हूँ हर फैमिली में बहुत सारे मसाइल हैं। इसी तरह अगर ऊपर जाएं तो पार्टी टू पार्टी आ जाते हैं। तो हमें लड़ाई से बाहर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बजा हमें जो लड़ाई है ना, अगर पाकिस्तान को हमने डेवलप करना है ना, तो हमें जो लड़ाई है ना इसको बिल्कुल एक साइड पे रखना होगा, पीछे रखना होगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के साथ मैच फिर ही कर सकेगा। बिल्कुल सही। सर पाकिस्तान में ओवरसीज़ जितने भी हैं, पाकिस्तान के अंदर जब वो आते हैं तो उनके क्या मसाइल हैं और ओवरसीज़ सतह पर क्या मसाइल हैं? हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मसाइल होते हैं अभी वो यही है कि जिस तरह हमने एक प्लाट पिछले दिनों लिया, पीछे किसी ने आके कब्जा कर लिया कि ये तो बाहर है, इन्होंने क्या कर लेना है, एक ये मसाइल है। दूसरा जो डीवैल्यूएशन की वजह से लोगों के जो इधर यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, इसलिए अभी लोग डर रहे हैं। तो यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को जो डीवैल्यू है ना रुपीज़ की, वो अब मैंने देखा है फिलिपाइन है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, वो पिछले 1 साल में 5% होती है। हमारी शायद पिछले साल में 100% भी हो जाती है। इसको हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको चाहिए कि इसको ना बाई फोर्स जो भी इन्होंने मतलब मैयर लेने हैं इसको ना ये रोके। तो और पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना उनको किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके उनको पाकिस्तान में लाएं ताकि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें। और मेरा जो ख्याल है ना कि दुनिया मैंने घूमी है और
जापान, यूके, कतर, यूएई, सऊदीया, गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं होते जो कि जो गवर्नमेंट ना सबको रोज़गार दे सके। इसमें सबसे जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, फैसिलिटी दे सकती है, मगर लोगों को ना थोड़ा सा जब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा ना, जो लोगों को रोज़गार देना ना वो प्राइवेट बिजनेस है। मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह को 30 से 40 बंदे यहाँ काम करते हैं। उनको हम मतलब एक कभी भी मैं मतलब किसी का मतलब हम उनको टाइम से पहले सैलरी देते हैं, बहुत अच्छी बात, और पूरी फैसिलिटी देते हैं, उनको खाना देते हैं, तो हर तरीके से ना हम उनको ना ख्याल करते हैं। तो अगर मेरे जैसा एक बंदा जिसकी मैं आपको, हम इंडिया से माइग्रेट हैं और 1988 तक ये पाकिस्तान में मेरी 1 स्क्वायर फुट भी जगह नहीं थी। जो मैंने डेवलप किया है पाकिस्तान में जॉब करके या मुल्क से बाहर जाके, तो मैं एक सोचता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। मगर उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक लड़ाई से निकलना है, दूसरा वो हमने ना आगे का सोचना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि क्या हो रहा है। तो हमें ये कुछ चीज़ों पे हम कंट्रोल करके अपने आप पे, लड़ाई पे या ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसी पे, या जो बाकी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी, हम बहुत जल्दी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए अगर कोई 1-2 साल काफ़ी हैं पाकिस्तान की ना आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। सर, जो अभी आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से टैक्स पर सारी दुनिया चलती है, कतर वाहिद मुल्क है जो टैक्स नहीं लेता। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन क्या प्रॉपर तरीके से नहीं होती? क्या वजह है कि हमारी जीडीपी पीछे से पीछे, हम बहुत पीछे चले गए हैं? जिस तरह से अभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड जिक्र किया कि जापान से हम 1000 साल पीछे हैं और काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जिनसे 100 साल पीछे हैं। तो कितना पीछे आप, कितना क्या हम अपने आप को किस तरह इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं? देखें जी, ये हमारे जो सिस्टम है ना टैक्स का या टैक्स कलेक्शन का, वो अच्छा नहीं है। लोग टैक्स देने से ना डरते हैं कि अगर मैं टैक्स के नेटवर्क में आ गया तो शायद मुझे ये उठा के ले जाएंगे या मेरा कारोबार पे डेली ना, इसलिए लोग नेटवर्क में आना नहीं चाहते। सही। दूसरी जो कतर की आप बात कर रहे हैं, कतर जो है ना वो कतरियों के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी दुनिया, वहाँ कोई 56 मुल्कों के जो वहाँ लोग रहते हैं, वो हर मुल्क को उन्होंने मतलब फैसिलिटी। कतर जो है ना दुनिया की बेस्ट इस्लामिक वेलफेयर स्टेट है। कतर वो मुल्क है जो दूसरे को, कतर या कतर के जो लोग हैं वो दूसरे को देते हैं, पैसा देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। या आपने कोरोना में देखा होगा या सलाब में देखा होगा, कतर के पास माशाल्लाह उनका जीडीपी बहुत अच्छा है, उनके पास रिजर्व बहुत हैं। वो कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी वो सपोर्ट नहीं करते, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बिल्कुल सही। सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जितने ओवरसीज़ हैं उनको आना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, इसी से रेमिटेंस इंडस्ट्री में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सकती है? कौन सा ऐसा पैगाम देंगे ओवरसीज़ को? मैं पिछले दिनों मुझे मतलब ये ईद की छुट्टियों में सऊदीया जाने का इत्फाक हुआ, तो मैंने वहाँ एक चीज़ सोची, लोगों से मैंने डिस्कस किया कि यार मैं यहाँ ना होटल बनाना चाहता हूँ या रेंट पे लेना चाहता हूँ। तो मुझे जो जितने लोग उन्होंने बोला कि यहाँ पर लोग बैठे हैं जो हमें एडवांस पैसे देते हैं रुपीज़ में और हमसे रियाल लेते हैं और इनलीगल पैसे पाकिस्तान भेजते हैं। हालांकि सऊदीया से बहुत ज़्यादा रेमिटेंस पाकिस्तान आती है मगर ये हमें जो हमारी गवर्नमेंट को ना कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो बाहर से पैसा आए वो लीगल तरीके से आए, थ्रू प्रॉपर चैनल आए। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर हम ये जो बाहर के लोन हैं या हमारा ट्रेड का जो डिफरेंस है, डेफिसिट है, उससे निकल जाएंगे थोड़ा सा। मगर उसके लिए पाकिस्तानियों को एक सिस्टम और दूसरा फैसिलिटी देनी पड़ेगी। मेरी एक ही राय है कि वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला का एक कौल है कि अगर मौत जो है वो गोली से आती ना तो मैं बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ के ना मरता। उन्होंने दुनिया की सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी हैं, बेशक और उनको तो किसी ने गोली नहीं मारी, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो हमें कौन मारेगा? मौत एक ही दिन आनी है, जब आनी है कुछ नहीं होता। इतना डरने की पाकिस्तान, मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे मसाइल हैं,
मगर उसमें वही एक चीज़ है, क्या वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से। उस हाल में जीना लाजम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। तो हमें थोड़ा सा बहादुर बनना चाहिए। हम बहादुर कौम है, तो हमें इतना मेरा ख्याल है डरने की ज़रूरत नहीं है। कि ऑफ कोर्स मैं खुद कहूँगा कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जब मैं पाकिस्तान आता हूँ ना, तो वो अपने आप बहुत अनसेफ फील करते हैं। वो डेली सुबह शाम क्या होगा, कहाँ पर हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो। तो मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तान कोई बात नहीं। जब हम यहाँ से जाते हैं ना वापस, तो हमें यही पूछा जाता है कि यार आप पाकिस्तान में गए हो, कैसे गए हो? तो इतना क्राइम कंट्री है जहाँ पाकिस्तानी भी जाने से डरते हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, मैं लाहौर से कराची, सादकाबाद, बहावलपुर, पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ। मेरे पास ना कोई गन है, ना मेरे पास कोई स्टिक है, ना मेरे पास कोई किसी चीज़ का असला नहीं है। तो अगर मैं पूरे फैमिली के साथ भी घूमा हूँ तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है? वो शायद वो मतलब मैं क्या कहूँ कि कुछ बाहर के मीडिया हैं जो हमारे शायद नेबर हैं या दूसरे हैं, जो इस चीज़ को ना बहुत उछालते हैं, हाईलाइट करते हैं। ये पिछले दिनों की बात है कि मेरा एक दोस्त है हमारे नेबर इंडिया, वो कहता जी पाकिस्तान में आटा नहीं। मैंने कहा आपको किसने कहा? मैंने उसके सामने कॉल मारी, मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा रोटी आज खाई है? कहते खाई है। आटा लिया? कहते लिया है। दुकान पे मिलता है? कहता है नॉर्मल मिलता है। तो हमारे ना कुछ मतलब शायद हमारे मुल्क में भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, या जो हमारा नेबर है ना, वो इन चीज़ों को, हमारी नेगेटिव को बहुत उछालता है। तो हमें उसका मुकाबला करने के लिए एक ही चीज़ है जो मीडिया है। तो मीडिया को थोड़ा सा जो पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए ताकि दुनिया को जो हमारा मैसेज आए ना। अच्छा, कौन सा मुल्क है जिसमें क्राइम नहीं है? सही बात। कतर के अलावा मैं बात करता हूँ, जी। कौन सा मुल्क है? हमारे मुल्क से ज़्यादा क्राइम यूएसए में है। वहाँ क्यों लोग जाते हैं? सही बात है, यूएसए में बहुत क्राइम है, हमारे से ज़्यादा क्राइम है वहाँ पर। मैडम, एक मेरा दोस्त था वो स्कॉटलैंड का, उसकी वाइफ जो थी वो यूएसए। तो वो बोलता था वहाँ पर एक ऐसी स्टेट है कि हमको जेब में पैसे रखने पड़ते हैं कि हमें आगे से एक बंदा मिलता है, वो कहता है या गोली मारूंगा या पैसे दे दो, $20 दे दो। तो हम उसको डॉलर देते आगे चले जाते हैं। ऐसी तो दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे। हमारा मुल्क इतना बुरा नहीं है जितना उसको अपीयरेंस किया गया है, नहीं जितना हमने खुद इसको ना जी बना दिया, हमने खुद बना दिया है। पाकिस्तान की सब्ज़ी, पाकिस्तान का फ्रूट, ये अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये बहुत सारे मुल्कों के, वो एक ही बात पूछते हैं, चौंसा कब आएगा? सर ये तो हम वहाँ से इधर आए तो हमें लोगों ने कहा कि आपने लेकर आना है। चौंसा कब आएगा? जी। मतलब हमारी सब्ज़ी बड़ी अच्छी है, हमारे चावल बड़े अच्छे हैं, मगर दुनिया में इसकी डिमांड है, मगर क्वालिटी मेंटेन जो है ना, वो गवर्नमेंट और जो बिजनेसमैन है ना, हमारे मुल्क में ना एक मैडम प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि हमने कुछ सालों से ना, ख्याल में जो गरीब है ना वो गरीब ही है, वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, कतर में है, यूके में है, उसके मसाइल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एग्जैक्टली उसके मसाइल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। गरीब आपको हर दुनिया में, मेरा ख्याल पाकिस्तान से ज़्यादा यूके में लोग मांगते हैं, रात को रोडों पे ज़्यादा सोते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं हम बहुत गरीब हैं? पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर आपको किसी के घर चले जाएं आपको खाना मिल जाएगा, आपको चाय मिल जाएगी। बहुत सारे मुल्क तो ऐसे हैं कि आप किसी के घर जाएं तो आपको खुद ऑर्डर करके खाना पड़ता है। सही बात है। तो हमारा मुल्क, मैं जन्नत है फिर सर। हमारा मुल्क इतना बुरा नहीं है। यहाँ पर तो अमीर हम होते जा रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके ना, जो पैसा है ना वो ये इसमें गवर्नमेंट तो है, मगर जो हमारे जो लोग हैं ना जिनके पास दौलत अल्लाह ने बहुत दी है, उनको चाहिए कि नीचे सपोर्ट करें। बिल्कुल सही, फिर ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी मोहम्मद रमज़ान बाबर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा उन्होंने पैगाम दिया, गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको फॉलो करें, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट उसका इस तरह से करें कि लोग उसको फॉलो करें। और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के जीडीपी की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए। और बाकी चीज़ों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हर मुल्क की तरह, जिस तरह से वो फरमा रहे हैं कि हर मुल्क में गरीब आवाम बसती है, गरीब गरीब ही हैं, अमीर अमीर हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जितने भी अमीर लोग हैं उनको गरीबों का ख्याल करना चाहिए। ये मुल्क तभी चलेगा जब हम मिलजुल कर यूनिटी, नज़्ब व ज़ब्त कायम करके चलेंगे। जिस तरह से कायदे मोहम्मद अली जिन्ना कहा था कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम 3 महवर थे
जिन पर पाकिस्तान की बेसमेंट थी, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। गो ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज़ाद हुआ और इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो हमें अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट जिसका चाहिए था वो ना आ सका, जिसकी वजह से काफ़ी डिसास्टर हमें फेस करना पड़े। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।